लोग को आ रहे हैं, काम साथ थोड़ी कर सकता है, पैसे साथ में थोड़ी करता हुआ तो हो गया डबल वाला कर दिया। कर दिया। मस्त मजा आ गया सर, आपको इनाम दिया जाएगा। चलो वेलकम टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और इवनिंग है तो गुड इवनिंग। जब भी हम देखते हैं, जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा फर्स्ट बार जब मिलते हैं तो इट ऑलवेज भी गुड मॉर्निंग, है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इज़ इट विजिबल टू यू और नॉट, दैट आई डोंट नो। क्या आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार मैं इसे बिल्कुल सेट कर लेता हूं और आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। चलिए आज का टॉपिक क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक जो है हमारा ये है वन वर्ड। वन वर्ड क्या होते हैं इनके बारे में एक बार बात करें। क्या वन वर्ड का मतलब है एक शब्द में, वन वर्ड में डिस्प्ले कर देना सारी चीज़ों को। जैसे पापा मम्मी कहते हैं बस बोल दिया ना, चुप हो जाना, दैट मीन्स अब हमें कुछ नहीं बोलना है, वहाँ पर फाइनल डिसीजन हो गया। अगर हमने वन वर्ड की बात की तो सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट पे वन वर्ड आता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। ठीक है, सारे ही जितने ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं उन सभी में आता है और जितनी भी जगह पर आप वर्क करते हैं उन सब में आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब मुझे लगता है अगर वन वर्ड यहाँ पर दिया जाए और ऐसे ही थ्योरी में दिया जाए तो थ्योरी में कितने बच्चे याद करेंगे। आई डोंट थिंक कि आपको वो सारी चीज़ें जो हम यूज टू नहीं हैं, ये नए वर्ड हैं, इन नए वर्ड्स को हम किस तरीके से याद करेंगे, दैट आई डोंट नो, क्योंकि आप इससे यूज टू नहीं हैं। तो ऐसा कुछ करें क्या कि इमेजिनेशन पावर जो है आपकी बिल्ड करें, इमेज जो है कुछ लेके आएँ, ऐसे इमेज लेके आएँ जिससे ऐसा लगे कि वाकई में आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में और समझते हैं वन वर्ड क्या है। चलिए यहाँ पर कुछ इमेज को लेते हैं और चेक करते हैं वन वर्ड को। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं वन वर्ड। तो वन वर्ड में देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है, इसे एक बार पढ़ के देखिए और जस्टिफाई कीजिए कि ये क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता है। जल्दी से चेक कीजिए ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। जल्दी देखिए क्या कह रहा है। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, उसे क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, वो एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं, उसे क्या कहा जाता है, जो कि हो गया है बैंकरप्ट, कर्जदार हो गया है। बहुत सारी भीड़ लगी हुई है उसके घर के सामने कि हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे हमें आज के आज चाहिए। दैट मीन्स कर्ज में डूबा हुआ, उसे क्या कहेंगे। इज दैट इंसॉल्वेंट, इज दैट पुअर, इज दैट डेस्टिट्यूट और पेपर। ये क्या हैं, इनके बारे में कैसे आप जानेंगे। तो मुझे जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए और हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए आप जल्दी से बताइए कि इसमें क्या आना चाहिए, सो दैट हमें पता चले कि यस आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर हमें इनके मतलब नहीं आते हैं, तो चलो सबसे पहले हम इनके मतलब भी देख लेते हैं, पता करते हैं कि इनके मतलब क्या क्या हो सकते हैं। चलिए इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना, कर्जदार हो जाना। सर क्या यही आंसर हो सकता है क्या। देखिए जब तक बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम न चेक कर ले, वर्ड के मीनिंग न चेक कर लें, तब तक हम अपने आंसर पे इतनी जल्दी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने आंसर पे चलते हैं। पुअर का मतलब क्या है, पुअर का मतलब होता है गरीब इंसान। ठीक है, यहाँ पर प्योपर का मतलब भी क्या होता है, अ पर्सन हु इज पुअर। ठीक है, एक व्यक्ति जो गरीब है उसे क्या कहते हैं, प्योपर भी कहते हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये कहता है
a thing which can't buy। एक ऐसी चीज़ जो हम कभी नहीं खरीद सकते। एक व्यक्ति जो कर्ज में है वो उसे किसी भी हालत में नहीं खरीद सकता, यानी केवल कर्जदार की बात कही है। तो इनमें से कौन सी चीज़ होनी चाहिए? इस पुअर का मतलब तो आपको अच्छी तरह से आता है। चलिए जल्दी से बताइए कि क्या मतलब होना चाहिए इसका। तो यहाँ पर चेक कीजिए, हम इसका आंसर बता रहे हैं। आपने भी आंसर चेक कर लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा कि यस सर हमें इसका आंसर आता है। इसका आंसर है, देखिए आंसर इज वन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट। एक बंदा जो अपना पेमेंट नहीं दे सकता, डेब्ट यानी कि कर्ज नहीं चुका सकता, वो और कोई नहीं बैंकरप्ट होता है, वो उसे घोषित कर दिया गया, कमेंट करके कहा गया कि ही कैन नॉट पे एनीथिंग राइट नाउ। वो अब किसी भी तरीके के कोई पैसे किसी के भी नहीं चुका सकता। हु इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, ये सारे जो क्वेश्चन हैं हम इन्हें इमेजेस के साथ लाए हैं सो दैट आप इसे अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। हम आज कितनी चीज़ें याद कर पाएंगे? हो सकता है 20 स्लाइड्स को हम चेक कर लें और 20 हम वन वर्ड को चेक कर लें जो आपने पहले कभी नहीं सुने। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। ईश्वर के बारे में धीरे धीरे से गुनगुनाना। अटर्ड का मतलब ममरिंग करना, ठीक है, फुसाना। तो वर्ड अटर्ड इम्पल्सली, इम्पल्सली का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो भगवान से बिल्कुल न खुश है, उन्हें मानता ही नहीं है, जस्टिफाई नहीं करता है कि ये भगवान है और इनमें फेथ रखना चाहिए। वो कहता है इनमें सेंस नहीं होता है, ये कोई भगवान जैसी कोई चीज़ इस पृथ्वी पे इस दुनिया में नहीं है। यानी कि वो भगवान को हो सकता है अब शब्द कहते हो, रॉन्ग वर्ड्स कहते हो, रॉन्ग डील करते हो। ठीक है, दैट मीन्स एक व्यक्ति जो भगवान को मानता ही नहीं है, उसे इम्पल्सली अबाउट गॉड यानी कि वो गलत बात करता हो भगवान के लिए, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। इज़ दैट इमोरल, फिलॉसफी, लॉजिक और ब्लेस्फेमी? इनमें से क्या आना चाहिए? जल्दी से आप मुझे बताइए, इनमें से क्या आंसर आना चाहिए? देखिए, सबके अगर मैंने मतलब बता दिए तो आप अपने आप ही पहचान जाएंगे कि सर ये आंसर होना चाहिए। तो आप अभी चेक कीजिए कि कौन सा वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि सभी के मतलब अगर मैंने बता दिए तो आपके लिए और कुछ नहीं बचेगा। इसका ये मतलब हो गया कि मैंने सारे ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए में इसका ये मतलब होता है, ऑप्शन बी में इसका ये मतलब होता है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि आपको इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ लगती है। देखिए, फ़िलॉसफी का मतलब दर्शन की बात करना, फ़िलॉसफी का मतलब होता है एम ऑफ लाइफ यानी कि आइडिया की बात करना। लॉजिक का मतलब होता है रूल्स की बात करना, सही ट्रैक पे चलना। और ब्लेस्फेमी का मतलब क्या होता है वो भी चेक कर लीजिए। इमोरल का मतलब क्या होता है वो भी चेक कर लीजिए, क्योंकि सभी के मतलब तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया हमने तो आंसर तो वैसे ही आप फाइंड आउट कर लेंगे। शैतान बच्चे हैं और इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब भी हम बताते हैं। इमेजेस को भी चेक कीजिए, हो सकता है हमने जो इमेजेस बनाई हैं आपके लिए उससे रिकग्नाइज कर ले कि यस सर आंसर विल बी अ मैन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। एक व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता, इज कॉल्ड ब्लेस्फेमी। क्या कहलाता है वो? ब्लेस्फेमी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमको पिक्चर देख करके, पिक्चर में आप चेक कर लीजिए, इस तरह की चीज़ें जो आती है उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें छप जाती है। राम भगवान की बात करें, अगर आपने रामायण देखी हो और उसमें हम कहें कि इमेज राम भगवान की कैसी थी, तो आप बिल्कुल टन करके आपका इमेज जाएगा। और अरुण गोविल आई थिंक उन्होंने रोल प्ले किया था, तो उनकी इमेज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे बजरंगबली पार्ट किसने किया था बजरंगबली का रामायण में, तो आपके दिमाग में बजरंगबली का फ़ोटो आ जाएगा और उस फोटो या पिक को देख करके आप ये चेक कर सकते हैं कि इट माइट बी बजरंगबली कौन हो सकते हैं, दारा सिंह जी हो सकते हैं। तो ऐसा ही हम चेक करते हैं कि अगर आपको ये चीज़ें आती है तो इमेज जो है बहुत अच्छा वर्क करता है। चलिए, ऐसे ही और इमेजेस के साथ हम बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
अ नंबर ऑफ शिप्स, अ नंबर ऑफ शिप्स यानी कि बहुत सारे जहाज, शिप की बात कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसे शिप जो बहुत सारे हैं वहाँ पर रिपेयरिंग के लिए आते हैं, उसे क्या कहते हैं? हो सकता है इसे हिंदी में तो बंदरगाह कहते होंगे, जहाँ पर अपने शिपमेंट को देने के लिए आते हैं, डिलीवरी देने के लिए आते हैं और वहाँ पर उनकी रिपेयरिंग वर्क भी होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लीट, गैलेक्सी, कंस्टलेशन और ग्रुप। तो इनमें से आपको चेक करके बताना है कि कौन सी वाली चीज़ जो है इसमें से आनी चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए, इज़ दैट फ्लीट, इज़ दैट गैलेक्सी, इज़ दैट कंस्टलेशन और ग्रुप? ये बहुत इजी है। देखिए गैलेक्सी का मतलब होता है आकाश गंगा, ठीक है, तो जहाँ पर चारों तरफ मिल्की वेव्स हैं। कंस्टलेशन का मतलब होता है तारों का समूह। अगर तारे दिख गए हमें तो वो हम उन्हें कहते हैं ये तारों का एक समूह है जो बताता है कहीं जहाज में जा रहे हैं, शिप में जा रहे हैं, वो अपनी जगह जो है वो भटक गए, तो वो उन्हीं चीज़ों को, डायरेक्शन को देख करके, स्टार्स के डायरेक्शन को देख करके वो सही जगह पे पहुंच सकते हैं। और ग्रुप की बात करें तो एक समूह की बात करते हैं, एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, तो इस तरह की बात कही जा सकती है। तो अब आप चेक कीजिए फ्लीट का मतलब क्या होता है। फ्लीट का मतलब होता है एक बंदरगाह जहाँ पर सारे जहाज आकर रुकते हैं। दैट मीन्स सर ने आंसर तो बता दिया, इसीलिए तो मैं नहीं बताता, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हिंदी नहीं बताऊँगा, नहीं तो आपको सारी चीज़ें तो वैसे ही पता चल जाएगी। चलिए बताइए, तो देखिए यहाँ पर पिक्चर भी देखिए, पिक देख लीजिए, यहाँ पर फ्लीट विल बी द राइट आंसर, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है दिखाई देगी, बहुत सारे शिप जो हैं शिपमेंट के लिए यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ये रिपेयरिंग पार्ट्स, अपनी जो चीज़ें ख़राब हो गई है उसको भी रिपेयर कराने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो क्लियर हो गया, आइडिया आपको लग गया कि हाँ किस तरीके से होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है, दैट मीन्स वो वर्ड के जो ग्रुप है उन्हें बनाता है, वर्ड ग्रुप को फॉर्म करता है, फिर एडिटिंग करता है। एडिशन की बात करते हैं हम, एडिटर बन सकता है वो न्यूज़पेपर में भी वो सारी चीज़ें करता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। क्या वो ज्योग्राफर है, लेक्सिकोग्राफर है, लिपिडिस्ट हैं या लिंग्विस्ट हैं? इनके बारे में आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। इनमें से कौन सा वाला आपको ऑप्शन सही दिखाई देता है? मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ करके बता रहा हूँ, इनकी फॉर्मेशन को भी बता रहा हूँ, एमसी क्वेश्चन को भी बता रहा हूँ, तो आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, यहाँ पर चेक कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे और चीज़ों को जान भी सकते हैं। तो दोनों पार्ट पे हम दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हमें बताइएगा और मैसेज या कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है या वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें कंपाइल करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए अ सेट ऑफ वर्ड की बात कही गई है, अ सेट ऑफ वर्ड की बात कह रहे हैं यहाँ पर। लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, क्योंकि लेक्सिकोग्राफर का क्या मतलब है? राइटर, वो एक राइटर कहलाता है, एडिटर कहलाता है, और क्या कहलाता है? कंपाइलर ऑफ अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी को बहुत अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड सभी चीज़ों को लेके चलता है, दैट मीन्स वो कंपाइल करता है एक डिक्शनरी को, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर विल बी लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। आप सभी बच्चों को आई होप समझ में आ रहा होगा, आराम से इसे समझिए, धीरे धीरे समझिए। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में ज़रूर एक बार पढ़ के देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्या कहना चाहता है। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, यानी कि एक ऐसा टेस्ट इन विच, जिसमें सेल्स, हमारे जो सेल्स हैं फ्रॉम डिजीज ऑर्गन, यानी कि जिनमें डिफेक्ट आ गया है, जिनमें दिक्कत आ रही है, उनकी बात करें ऑर्गन्स के अंदर, आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, उन्हें टेस्ट करके, चेक करके, टेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हमने टेस्ट कर लिया, टेस्ट करके चेक करना, चेक करके हमने उसे रिमूव कर दिया। वो कैसे किया जा सकता है भैया? इसे कैसे किया जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर एक लिक्विड है, क्या है? लिक्विड।
फॉर्म में है, ठीक है। इसे हमें पूरा का पूरा इंटैक्ट करना है, गल्प करना है। जब हम इसे गल्प करेंगे तो हो सकता है हमारे हार्ट के पास में, हमारे दूसरी साइड में, कहीं पर भी स्टमक में, कहीं पर भी एब्डोमेन में वेन्स जो हैं वो कहीं पर ब्लॉक हो, तो जैसे ही हम गल्प करते हैं वो सीधी जगह जाकर के जहाँ पर हमारा कॉज आ रहा है, जहाँ पर स्टक है चीज़ें, वहाँ पर जाकर के वो पीक 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 साउंड करना शुरू कर देता है, या कलर चेंज करके इस तरह से बता देता है कि यहाँ पर ये चीज़ जो है आपकी डिफेक्टिव है। वो कलर जो है वहीं पर जाके इम्पैक्ट करता है, रेड कलर में चेंज हो सकता है, ब्लू कलर में चेंज हो सकता है, वो कलर अपना वहाँ पर शो कर देता है। सो दैट डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को चेक कर सकते हैं कि हाँ इसकी जो दिक्कत है हमें पकड़ में आ गई है और हम अच्छी तरह से इसको सही कर सकते हैं। तो चलिए डायग्नोज सही हुआ है, इसे डायग्नोज करने के लिए वो कौन सा टेस्ट है जिसे किया जाता है, इज़ दैट बायोप्सी की जाती है, ऑटोप्सी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है या एम्यूटेशन किया जाता है। तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें से दो क्वेश्चन तो हमेशा ही, जैसे ए बी सी डी है, ऑप्शन 2 हमेशा ही गलत होते हैं। उन दो गलत को तो सबसे पहले आप इरेज कीजिए, उसके बाद दो में से आपको चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? दो में से ही आपको चेक करना है। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं एक बार वापस से। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है इसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देख रहे थे, लाइट चली गई थी इसलिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और इन छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों को आप माइंड मत कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्या आना चाहिए इसके बारे में जल्दी से बताइए यहाँ पर कि आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइए। बायोप्सी आना चाहिए। बायोप्सी का मतलब क्या होता है आप इसके बारे में देखिए। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी का मतलब होता है हम ऐसे लिक्विड फॉर्म को पी लेते हैं, देखो मैं आंसर ही बताने लग गया आपको, लिक्विड फॉर्म को पी लेते हैं जिसकी वजह से हमें टेस्ट हो जाता है या चेक कर लेते हैं हम, डायग्नोज कर लेते हैं हम कि कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पर ख़राब है। ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम करना। क्या होता है बेटा? पोस्टमार्टम करना। ऑटोप्सी के अंदर हम पोस्टमार्टम करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या कॉज आ रहा है, ठीक है। और ऑपरेशन की बात तो आपको पता ही है कि ऑपरेट किया जाता है। एक पर्सन जो किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसे ऑपरेट करके उसे रिपेयर किया जाता है, हील किया जाता है। नेक्स्ट है एम्यूटेशन। एम्यूटेशन का मतलब होता है चेक करना बॉडी पे कहाँ पर स्क्रैच है, कहाँ पर किस वजह से, कौन से सिम्टम्स की वजह से इनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पर आप कौन सा वाला सही करेंगे, जल्दी से इसे क्लियर करके बताइए कि कौन सा वाला आंसर आना चाहिए, जल्दी बताइए मुझे। चलिए जल्दी से मुझे बैकअप करके बताइए कि यहाँ पर सर ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। जल्दी बताइए हमें कि ये आंसर होना चाहिए। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये और कुछ नहीं, इट इज़ ओनली कॉल्ड बायोप्सी रिपोर्ट। बायोप्सी रिपोर्ट कहा जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज़ का एग्जामिनेशन करते हैं, लिक्विड्स फॉर्म जो है वो चेक करते हैं यहाँ पर, और इसको चेक करके हम देखते हैं। देखिए लिक्विड फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ पर आप चेक कीजिए, लिविंग बॉडी टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड बायोप्सी रिपोर्ट। तो बायोप्सी रिपोर्ट क्या होती है? बायोप्सी रिपोर्ट के बारे में आपको एग्जामिन कर लिया आपने। टिश्यूज़ को लिक्विड फॉर्म में जब डाला जाता है, बॉडी के अंदर इंटैक्ट कराया जाता है, तो जो भी कॉज होते हैं, जितने भी कॉज होते हैं, उन सभी चीज़ों को डायग्नोज किया जाता है। जब हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उसे कहते हैं बायोप्सी रिपोर्ट, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चेक करते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में चेक करते हैं। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस। एक छोटा सा रूम एक बड़े से मकान में, बड़े से घर में, बिग हाउस, ठीक है। इट कैन बी होटल, वो होटल हो सकता है। इट कैन बी शिप, इट कैन बी ट्रेन, इट कैन बी एरोप्लेन, तो कहीं पर भी हो सकता है क्योंकि एटसेट्रा दे रखा है यहाँ पर, तो एटसेट्रा कहता है इट कैन बी मैनी मोर थिंग्स। तो आप बताइए मुझे, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एटसेट्रा, वेयर ग्लास, जहाँ पर बहुत सारे ग्लासेस रखे हैं,
जहाँ पर बहुत सारे डिशेस रखी हैं, स्पून रखे हैं और बहुत सारा फूड मटेरियल रखा है। वो हो सकता है रॉ मटेरियल हो सकता है बना के रखा हो। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहने वाले हैं? उसे हम सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही कहेंगे, पोर्टिको कहेंगे, बी पेंट्री कहेंगे, मेज़ाइन कहेंगे, सी या फिर डी किचन कहेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन आप इसे बहुत अच्छी तरह से अपने सूझबूझ के साथ आईक्यू लेवल को चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए कि मेरा आईक्यू लेवल क्या कहता है, एंड द आंसर विल बी, क्या होना चाहिए आंसर। थोड़ा सा सोचिए तो सही, फिर तो हम कर ही लेंगे ना भैया। की पेशेंस, आंसर बता रहे हैं बेटा। सर क्या सर आप बहुत बातें करते हो, आंसर नहीं बताते हो। बिल्कुल सही बात है, बातें करके आपको थोड़ा सा विलिंगनेस बढ़ जाए तो मज़ा आता है ना, कि आप थोड़ा सा चाहें कि हाँ सर हमें बताइए इसका आंसर, तो हम जल्दी से बता दें। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। आप सभी ने क्या सोचा? आप सभी ने किचन सोचा है ना, तो किचन विल बी द राइट आंसर, ऐसा आप सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? पेंट्री होना चाहिए। बहुत बच्चों ने यहाँ पर पेंट्री आंसर देखा होगा। यस सर, पेंट्री आंसर विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बट क्या आप ये बता सकते हैं कि पेंट्री जो है वो राइट क्यों है? किचन भी तो हो सकता था, वहाँ पर भी तो ग्लासेस रखी होती है, वहाँ पर भी तो स्पून डिशेस रखी होती है। बेटा ग्लासेस तो रखी होती है, ग्लास रखी होती है, लेकिन वैरायटी ऑफ ग्लासेस नहीं रखी होती है। डिश रखी होती है, लेकिन डिशेस बहुत सारी वैरायटी में, बल्क में नहीं रखी हो सकती। ये सारी चीज़ें तो होटल में ही मिल सकती है, ये सारी चीज़ें एरोप्लेन के उस पार्ट पे कंपार्टमेंट में मिल सकती है, ये सारी चीज़ें तो पेंट्री जो है ये किसी न किसी ट्रेन के अंदर भी हो सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पर शेफ़ हमारे किचन में एक ही होते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारी मम्मा। ठीक है, किचन में हमेशा एक ही शेफ़ होता है। बट जहाँ पर हम पेंट्री की बात करते हैं वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेफ़ होते हैं जो अलग अलग चीज़ें जो है पार्ट में करते हैं। तो जब हम ऐसी बात कहें कि किचन की बात कहेंगे तो वहाँ पर वी हैव ओनली शेफ़ इज़ कॉल्ड आवर मॉम। ठीक है, हमारे डैड बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाते। आपके डैड अगर अच्छा खाना बनाते हैं तो बताइएगा मुझे, और मुझे भी इनवाइट कीजिएगा। चलिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेंट्री के अंदर अलग अलग शेफ़ आकर के काम करते हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। शेफ़ या खाना बनाने वाले लेडीज़ ज़्यादा होती हैं कि जेंट्स ज़्यादा होते हैं? जल्दी से बताइए, इस दुनिया में खाना बनाने वाली लेडी ज़्यादा हैं या जेंट्स हैं? टेस्ट जितने भी हैं, टेस्टी खाना जितना भी बनाते हैं, वो कौन है? क्या आपकी मम्मी है या आपके पापा हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। समय बीता जा रहा है, जल्दी आंसर दीजिए। तो आंसर आपने अपने हिसाब से दे दिया, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आपको पता है, इसीलिए आप आंसर नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स आंसर है शेफ़ जितने भी हैं 99% जेंट्स हैं। जी हाँ बच्चों, सारे ही जितने भी जगह पे काम करने वाले पर्सन हैं वो 99% कह सकते हैं हम जेंट्स हैं। लेडीज़ स्टाफ शेफ में कम है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि घर पे खाना जो है हमारी मम्मियाँ बनाती है, लेकिन मैंने शेफ़ की बात कही है जो खाना बनाते हैं कमर्शियल पर्पज़ से। ठीक है, तो चलिए, हमने यहाँ पर आईक्यू लेवल का क्वेश्चन पूछा था जिसमें आप जीत गए या हार गए, आप चेक कीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चेक करें। चेक कीजिए यहाँ पर, अ फॉर्मर हु सेटल्ड इन अ कंट्री, अ फॉरेनर हु सेटल्ड इन अ कंट्री, उसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति जो उस कंट्री से दूसरी जगह चले जाता है। हम हमेशा तो सोचते हैं सर फॉरेनर का मतलब तो हमेशा अंग्रेज होना चाहिए, है ना, फॉरेनर पर्सन जो होता है वो ब्रिटिश पर्सन होगा। नहीं बेटा, इट इज़ नॉट ट्रू। फॉरेनर का मतलब है अननोन पर्सन। क्या होता है बेटा? अननोन पर्सन। He cannot be able to recognize if he is not from उदयपुर। वो अगर उदयपुर से नहीं है तो वो उदयपुर के लिए क्या है? वो फॉरेनर है। ठीक है, अगर आप कहीं पर एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, CS का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे और किसी का भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे, फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आप अगर कैलकाटा चले गए, गोवा चले गए, मलेशिया चले गए, कहीं पर भी आप चले गए, तो वहाँ के लोगों के लिए आप क्या हैं? यू आर फॉरेनर फॉर देम। ठीक है, तो आप उनके लिए फॉरेनर्स हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। हमारे माइंड में तो बिल्कुल एक चीज़ फिक्स है, सर फॉरेनर का मतलब अंग्रेज़ होते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, तो इस तरह की चीज़ें नहीं है यहाँ पर।
तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से निकाल दिया गया हो या उसे दूसरे देश से यहाँ पर भेज दिया गया हो, जो आना तो नहीं चाहता था लेकिन भेज दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, एलियन और विजिटर्स। तो चेक कीजिए, दो ऑप्शन हमेशा हम चेक करेंगे कि दो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं और दो ऑप्शन हमेशा राइट जैसे दिखाई देते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको सबसे पहले करना है चूज कि कौन से दो ऐसे ऑप्शन हैं जिन्हें हम क्रॉस करें। तो चलिए, एलियन, वेरी गुड। तो आप क्या एलियन हैं? क्या आपके पापा आपको एलियन दिखते हैं? तो हम इसे नहीं कह सकते, नहीं नहीं सर यहीं के तो है। क्या सर आपको एलियन दिखाई दे रहे हैं? क्या ऊपर से आकाश गंगा से आए हैं? सर ऐसे तो नहीं है। तो चलिए, तो एलियन क्यों होता है? हमने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है और हमने शायद कौन से में देखा था? जादू, यस राइट। तो जादू भैया भी आए थे जो कि एलियन थे, है ना। तो ऐसे पर्सन ऐसे दिखाई देते, तो एलियन तो नहीं हो सकते वो जो कंट्री में सेटल होते हैं। विजिटर्स की अगर बात करें तो विजिटर्स तो हमारे पास मेहमान बन करके आते हैं, उन्हें हम कंट्री से दूसरी जगह नहीं ले जाते, दैट मीन्स विजिटर्स भी नहीं हैं। अब आपके पास टू ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों में से डिफरेंसेस चेक कीजिए और क्या डिफरेंस है वो बताइए। सही डिफरेंस अगर आपने चेक कर लिया है तो आंसर आपको बिल्कुल सही मिलने वाला है। इसमें आंसर चेक कीजिए, आपने चेक कर लिया होगा। मैं अब आपको आंसर बता रहा हूँ क्या है। देखिए, यहाँ पर व्यक्ति बहुत सारे, पर्सन बहुत सारे अपने देश को छोड़ करके जा रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ से वो लेफ्ट ओवर हो रहे हैं। अ पर्सन हु इमिग्रेंट फ्रॉम अ कंट्री टू लिव इन अदर कंट्री, एक व्यक्ति जिसे देश निकाला दे दिया है, जैसे हमारे श्री राम प्रभु को देश निकाला दे दिया था और 14 ईयर्स के बाद वापस उन्हें बुलाया था, तो उन्हें इमिग्रेंट करने की बात कही थी। तो ये भी जो है इमिग्रेंट होकर के आ रहे हैं। देखिए, इन्हें भी देश निकाला दे दिया है, ये प्रवासी हैं। क्या कहते हैं इन्हें इन हिंदी? इट इज़ कॉल्ड प्रवासी। तो हिंदी भी जानना ज़रूरी है, केवल इंग्लिश जानना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करें कि ये सभी जो है एक कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। दैट मीन्स बांग्लादेशी बहुत सारे थे जिन्हों को हमने यहाँ पर, जैसे बहुत सारे नेपाली थे तो नेपाल के लोग जो हैं यहाँ पर आए थे, हमने उन्हें शरण दी थी, दैट इज़ कॉल्ड शरणार्थी। ठीक है, तो इमिग्रेंट होकर के अपनी कंट्री से, अपने स्टेट से आए थे यहाँ पर। तो क्लियर हो गया, विज़न आपका क्लियर है, बात समझ में आ गई है आपको। चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप इसे चेक कीजिए, पढ़ के देखिए और आंसर दीजिए। मैं आपको अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जल्दी से इसे पढ़ के देखिए। चलिए, द क्वेश्चन इज डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन। हम अगर कुछ भी काम करना चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो हम अपने हिसाब से कब नहीं कर सकते? जब हम किसी की सर्विस रेंडर कर रहे हैं, किसी की सर्विस में हैं, तो हम कभी भी अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब मैं उस ड्यूटी को ऑफ करने वाला हूँ। आई एम क्विटिंग माई जॉब, मैं अपने जॉब को क्विट करता हूँ। आई क्विट माई जॉब फॉर टीचिंग, ऑफ टीचिंग। तो इस तरह की बात करना, भैया मैं तो नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, मेरा दाना पानी तो इसी से चल रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, मैं अभी क्विट नहीं करूंगा। ऑनलाइन जब तक चलेगी तो मैं आप सभी की क्लास लेता रहूँगा और इसे फुलफिल भी करूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन। एक व्यक्ति जो अपने आप खुद वहाँ से उस जॉब को छोड़ देता है, कहता है मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैं आंसर लेने वाला था, आंसर बोलने वाला था, लेकिन स्टॉप कर गया, वहीं पर पॉज कर दिया क्योंकि आंसर निकल जाता। तो चलिए जल्दी से बताइए ऑप्शन में से कौन सा आंसर होना चाहिए। जल्दी से आप बताइए कि यहाँ पर आंसर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, विलफुली, ऑब्लिगली, वॉलेंट्रीली, कंपल्सरी। तो यहाँ पर आप सभी को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर। पहला ऑप्शन क्या है, आपको क्या है आपके पास? पहला ऑप्शन विलफुल सबसे पहला ऑप्शन है, ऑब्लिंगली सेकंड ऑप्शन है, वॉलेंटरली थर्ड ऑप्शन है, कंपल्सरली आपके पास फोर्थ ऑप्शन है।
तो इन सभी के डिफरेंसेस आपको पता है, इन सभी के डिफरेंसेस को आप चेक कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन दे देता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भैया हाँ सर अब हमें समझ में आने लगा है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन या एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। मदर टेरेसा जो है उनकी बात करते हैं। मदर टेरेसा ने कहीं जॉब के लिए आए थे, यहाँ पर कलकत्ता जब आए, इंडिया जब आए तो वो किसी जॉब के लिए आए थे, नर्स का जॉब कर रहे थे, वो नन बन करके यहाँ पर जॉब करने लगे थे। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पुअर पीपल हैं जो बहुत सारी डेफिशिएंसी के कारण, कॉजेज़ के कारण इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जॉब को क्विट करूं और इन लोगों की सर्विंग करूं, इन लोगों की मदद करूं, हेल्प करूं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे और कुछ नहीं कहते, आई एम क्विटिंग माई जॉब, आई क्विट माई जॉब, और वॉलंटरली रिटायरमेंट ले रहा हूँ मैं अपने जॉब से, मैं स्वेच्छा से वॉलंटरी ये वर्क करना चाहता हूँ, सभी की मदद करना चाहता हूँ। जैसे हम ऑनलाइन मदद करना चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स की, वो स्टूडेंट जो पे नहीं कर सकते हैं, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी हम कंपटीशन में हर जगह पर फ्री एक्सरसाइज या फ्री चीज़ें करवा रहे हैं अवेल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको लर्न तो हो ही रहा होगा, हम वापस से एक बार रिव्यू लेंगे तब आपको हो सकता है बाकी सारी चीज़ें लर्न हो जाए। चलिए इसे एक बार चेक करें और आगे बढ़ें। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, एक ऐसा प्लेस जो रिफ्यूजी के लिए है, ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स, जो कि प्रोवाइड करता है रिफ्यूजी, यानी कि ऐसी जगह दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, ऐसी जगह दी जाती है ऐसे लोगों को जिनके पास घर रहने के लिए नहीं है, वर्क करने के लिए नहीं है, किसी भी जगह पर वो नहीं रह सकते, हो सकता है उन्हें घर से निकाल दिया हो और बाहर रह रहे हो मजबूरी में। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें, उन रेफ्यूजी पर्सन को क्या कहा जाता है या उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह के बारे में बताइए कि उस जगह को क्या कहा जाता है। क्या हम उस जगह को शेल्टर कहेंगे, जैसा हम प्रीवियस में भी पढ़ते आए हैं कि हमने एक जगह पर शेल्टर ले ली, तो क्या शेल्टर लेना कहेंगे, हाउस कहेंगे, कंट्री कहेंगे या असाइलम कहेंगे? क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी से आंसर बताइए ये सोच करके कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए शेल्टर का मतलब होता है पनाह लेना, जगह जहाँ पर हम सुरक्षित हो जाएं, सेफ़ हो जाएं, सेफ़ मोड पे हो जाएं। चेक कीजिए, अगर बारिश आ रही है तो हम कहीं ना कहीं पर शेल्टर लेते हैं, कहीं जैसी ऐसी जगह शेड हो वहाँ पर जा कर के खड़े हो जाते हैं। दैट मीन्स वो जगह जो है आपके लिए सेफ़ हो गई बारिश से, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं है। दैट मीन्स क्या हो सकता है वो आप समझिए। हाउस का मतलब जहाँ हम रहते हैं हमेशा के लिए। कंट्री तो ये देश है, ये भारत देश है हमारा, इंडिया इज़ आवर कंट्री। तो क्या हमने यहाँ पर रेफ्यूजी हैं, हम यहाँ पर रेफ्यूजी कैंप बना रखा है हमने? नहीं ना। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। और असाइलम की अगर बात करें, असाइलम क्या होता है? मेरे ख्याल से 1977 में असाइलम कहा जाता था, किसको कहा जाता था? पागल खाने को। किसको कहा जाता था? पागल खाने को। तो क्या अब यहाँ पर असाइलम आंसर हो सकता है? पागल खाना तो किसी भी हालत में आंसर नहीं हो सकता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर विल बी, क्या शेल्टर होना चाहिए? नहीं बेटा, शेल्टर नहीं होगा, शेल्टर नहीं होगा। ये आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होना चाहिए असाइलम। सर अभी तो आपने कहा था कि असाइलम नहीं होना चाहिए, क्योंकि असाइलम जो है उसे पागल खाने को कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन प्रीवियस इसे 1977 के टाइम पे तो पागल खाना कहा जाता था, बट क्या ये वापस से पागल खाना ही रहा है? नहीं बेटा, ये पागल खाना नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें वहाँ पर इकट्ठा किया गया, उनके पास कोई काम नहीं था, इसीलिए उन्हें वर्कलोड दिया गया कि भैया आप इस तरह से पागल होकर के मत घूमिए, हम आपको ये वर्क दे रहे हैं। आपको क्या आता है? मुझे टैब ठीक करना आता है तो आप टैब ठीक कीजिए। आपको क्या आता है? मुझे सारी टीवी ठीक करनी आती है, रिमोट कंट्रोल वाली कार्स ठीक करनी आती है तो आप वो ठीक कीजिए। मैं लाइट ठीक करना जानता हूँ, रिपेयर करना जानता हूँ, तो आप लाइट और ये जितने भी इक्विपमेंट्स है उन्हें रिपेयर कीजिए। सभी को अपना अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और सभी बिजी हो गए अपने वर्क में। तो दैट मीन्स जहाँ पर जिसके पास काम नहीं है वो पागलों की तरह घूमता है और उसे इसीलिए पागल खाना कहा जाता था। बट यहाँ पर इस पिक्चर को चेक कीजिए, इस पिक्चर में क्या दे रखा है? इस पिक्चर में भी शो होता है कि यहाँ पर सारे ही जो पर्सन है वो सारे ही वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स
ये वर्किंग पर्सन है, इसीलिए इसे हम द असाइलम यानी कि जगह रिफ्यूजी सेंटर कहते हैं, द मेंटल असाइलम नहीं कहते हैं। हम मेंटल असाइलम किसी भी हालत में इन्हें नहीं कहेंगे। तो आपको मेंटल असाइलम और असाइलम के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे और आप इस डिफरेंसेस को मान भी जाएंगे कि इन प्रीवियस इसे कहा जाता था असाइलम, जिसका मतलब होता था मेंटल असाइलम, लेकिन अब केवल इसे कहते हैं रिफ्यूजी सेंटर। क्या कहते हैं? रिफ्यूजी सेंटर, जहाँ पर ये जितने भी व्यक्ति आते हैं, जितने भी पर्सन आते हैं जिनके पास वर्क नहीं है, गवर्नमेंट उन्हें वर्क देती है और उनसे कुछ काम कराने के बदले में उन्हें कुछ रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है, दे पे टू देम। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं इनके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला है, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गैम्बल करता है, जुआ खेलता है, आईपीएल में मैच में सट्टे खेलते हैं, पैसे लगाते हैं। मैं इस आईपीएल मैच में, आज का जो मैच होने वाला है, जो भी 100 पर्सन है वो उसमें बैट लगाता है और गैम्बल करता है। तो ऐसे बंदे को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका है। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, एक व्यक्ति जो गैम्बल करता है और बेट्स लगाता है किसी भी चीज़ पे, उसे क्या कहते हैं? इज इट पंटर, बैकर, कस्टमर और क्लाइंट? तो आप दो ऑप्शन तो हटा ही सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन हट सकते हैं? देखिए, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट, तो ऐसा पर्सन जो गैम्बल करता है और बैटिंग करता है, यानी कि वो बैटिंग नहीं, क्रिकेट वाला बैटिंग नहीं, बैट लगाता है कि इस पे मेरे 1 लाख रुपीज़, उस चीज़ पे मेरे 2 लाख रुपीज़, इस तरीके से बैट्स लगाता है। दैट मीन्स यहाँ पर कस्टमर तो नहीं होता। कस्टमर का मतलब बेचारा पहले से ही कष्ट से मर रहा है, उसे वैसे ही हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो बैट नहीं लगा सकता। क्लाइंट भी नहीं होता। क्लाइंट तो अगर मैं इस चीज़ को वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स होंगे और मैं इस तरह से फ़ोन पे बात करता हूँगा, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2, इस तरह की कोई बात करता हूँगा। तो ये सारे जो फ़ोन्स रख रखे हैं, इनमें किसी का भी कॉल आता है, वो पर्सन जो है मेरा क्लाइंट होगा। तो यहाँ पर ये क्लाइंट वाली भी बात भी नहीं होती है। तो चलिए, यहाँ पर कष्ट से मरने वाला नहीं होता और क्लाइंट नहीं होता। तो हमारे पास केवल अब 2 ऑप्शन रह गए हैं। उन दोनों ऑप्शन को चेक करना, एक का नाम है पंचर और दूसरा का नाम है बेकर। तो इन दोनों में से आंसर होना क्या चाहिए? आंसर विल बी पंचर। क्या होना चाहिए? पंचर। अ पर्सन हु गैम्बल्स, प्लेसेस अ बैट और मेक्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। एक व्यक्ति जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करता है, रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट पैसे सारे के सारे लगा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? पंटर कहते हैं। बहुत सारे स्टेट में ऐसे पंटर जो हैं पैसे लगा लगा के खुद सारे, हो सकता है बहुत सारे जनों ने तो सुसाइड कर लिया हो, आत्महत्या कर ली हो, और हो सकता है इनकी सारी चीज़ें है सोल्ड आउट हो गई हो, सारी घर बेच दिए हो इन्होंने। तो यहाँ पर अ पर्सन हु बैट्स कॉल्ड पंटर। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है कि इस जगह पर अगर आप इतने पैसे लगाएंगे तो इतने के इतने हो जाएंगे, 5 के 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 के 20 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 के 5 हो जाएंगे। इस तरह से कुछ भी चीज़ें कही जाए, यहाँ पर बात की जाए तो हो सकता है। चलिए, क्लियर हो गई बात? यहाँ पर आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि यस सर, हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, जल्दी जल्दी से देख लीजिए और मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, है ना। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे थोड़ा सा आराम दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैग। मैग का मतलब क्या होता है? मैग का मतलब होता है पब्लिकेशन। क्या होता है? पब्लिकेशन। इस मैग का मतलब पब्लिकेशन या फिर जर्नल्स। जर्नल कहते हैं, जर्नल्स। तो यहाँ पर आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैग, यहाँ पर लिटरेचर की बात कर रहे हैं, जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, बायोग्राफी की बात कर रहे हैं, या आर्टिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चेक कीजिए इनमें से कौन सी चीज़ होगी। मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है? जल्दी से बताइए। मैंने तो कोई भी ऑप्शन चेक कर लिया, चुन लिया। चूज़ आपको करना है कि यहाँ पर बायोग्राफी किसे कहते हैं? बायोग्राफी का मतलब होता है अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, जो उसके पास्ट में हो चुकी वो सारी स्टोरी जो है वो सुनाई जाती, तो उसी ऑटोबायोग्राफी की भी बात करते हैं। ठीक है।
अब जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिज्म क्या है, जो चीज़ें हम कहीं पर एडिट करते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, तो उसे हम जर्नलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिटरेचर की बात क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जो कि हमारे लिटरेचर पार्ट होता है, बुक्स हैं जो हमारी लिटरेचर हैं। ठीक है, तो क्या ये बुक्स हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, जल्दी बताइए इनमें क्या चीज़ आनी चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल से तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन आपने कौन सा चुना है। अगर मेरे साथ चलेंगे तो हो सकता है नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि इसका आंसर लिटरेचर नहीं है, इसका आंसर है आर्ट ऑफ राइटिंग इज जर्नलिज्म। क्या है, जर्नलिज्म है, यानी कि पब्लिकेशन की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं। दैट मीन्स वी आर राइटिंग समथिंग इन एज एडिटर, एज एन एडिटर हम राइट करते हैं, एज अ जर्नलिस्ट हम राइट करते हैं, तो ऐसे जर्नलिज्म की बात की जाती है। ये प्रोफेशन है ना, इसके एग्ज़ाम भी होते हैं और इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से अगर जॉब लगती है तो बहुत अच्छे स्केल पर इसकी सैलरी होती है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, 12th क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में बात कीजिए। एन अबैंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी, एक अबैंडन चाइल्ड जिसे कि गुम गया था, वो इधर से उधर भटकता रहता है, वो भटकती आत्मा है, इधर से उधर भटकता रहता है और उसको उसके पेरेंट्स का कुछ अता पता नहीं है। अननोन पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स का कुछ भी नहीं पता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या होना चाहिए। इज़ फाउंड बाय समबडी, जिसको कि किसी ने खोज लिया है और जिसको कि किसी ने पा लिया है। यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड की जब बात करते हैं तो फाउंड बाय समवन, किसी ने उसे पाया है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, फाउंडिंग कहेंगे, सिबलिंग्स कहेंगे, अर्चिन कहेंगे या ऑर्फिन कहेंगे। इम्प कहा है हमने, इम्प का मतलब होता है क्या, अलादीन का चिराग। क्या होता है, इम्प का मतलब अलादीन का चिराग, जो कह सकता है आपको कि मुझे जल्दी से कोई काम बताइए नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो आप वहाँ पर जो बैठे हैं घर पे, तो मैं हो सकता है कि आपको खा जाऊं। तो इस तरह की बात जिन कह सकता है, इम्प कह सकता है। ऑर्फन का मतलब आपको पता है, जिसके देखरेख करने वाला कोई नहीं, अनाथ की जब हम बात करते हैं इज कॉल्ड ऑर्फन। ठीक है, सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है ये आपको पता है कि हमारे भाई बहन की बात जब हम कहते हैं तो हमारे सिबलिंग्स की बात कही जाती है। चलिए, फाउंडिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम ढूंढ लेते हैं, पा लेते हैं, उसे हम कहते हैं फाउंडिंग। तो आंसर विल बी क्या होना चाहिए, चेक कीजिए, फाउंडिंग इज़ द राइट आंसर। यानी कि हमने उसे पाया है, हम उसे खोना नहीं चाहते। हमने जैसे ही उसे देखा कि अच्छा ये है जो इधर उधर भटक रहा था, जिसके मम्मी पापा के बारे में यानी पेरेंट्स के बारे में उसे नहीं पता है, शायद वो छोटा बच्चा है जिसको हमने देख लिया है, तो हमने उसे अडॉप्ट किया है, हमने उसे ले करके फिर हम कंप्लेंट एक रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं वी हैव फाउंड अ चाइल्ड, और वो कैसा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। आई होप आप सभी बच्चे इसे अच्छी तरह से कर पाए होंगे। अगर आप सभी ने कर लिया है तो हम 2 और स्लाइड दिखाते हैं, 15 तक स्लाइड दिखा करके हम वापस से बैक में चलेंगे और जल्दी से आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो हो सकता है आपको सारी चीज़ें जो हमने स्लाइड में बताई है वो सारी चीज़ें याद हो। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, 13th क्वेश्चन कहता है पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। एक ऐसी कंट्री जो एक पार्ट है, एक ऐसी कंट्री जो एक पार्ट है, कहाँ पर, एक आंतरिक जगह है, एक अंदर की ओर जो पानी के बीच में कोई ऐसी सिटी डेवलप है जो हम उसे क्या कहते हैं उसके बारे में बताइए कि जो क्या कहलाता है। क्या स्वम्प कहलाता है, मार्शेस कहलाता है, हिंटरलैंड कहलाता है, एंथुमिसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। मुझे लग रहा है एस्थेमिसिस कहा जाता है, मुझे लग रहा है, लेकिन मेरे कहने पर मत जाना, आप अपनी अकल लगाना। ठीक है, मेरे कहने पर मत जाइएगा। एस्थेमिसिस हो सकता है क्या, जल्दी चेक कीजिए। क्या यहाँ पर हिंटरलैंड होगा, मार्शेस होगा, स्वम्प्स होगा, क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए, जल्दी से हमें बताइए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। आंसर विल बी, द आंसर विल बी, जल्दी से बताइए, स्वम्प होना चाहिए, मार्शेस होना चाहिए, हिंटरलैंड होना चाहिए, एस्थेमिसिस होना चाहिए।
जल्दी बताइए। चलिए, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो लेट्स सी, इसका मतलब होना चाहिए हिंटरलैंड। दैट मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर बीच में चारों तरफ पानी है और बीच में आपको रहने की जगह मिलती है। दैट मीन्स आंतरिक इलाका हम कहते हैं सभी जगह पर, इस जगह पर चारों तरफ वाटर ही वाटर है और यहाँ पर प्लेस है जहाँ पर लोग रहते हैं, उसे हिंटरलैंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई, आपने डायग्नोस कर लिया कि समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट, रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉय। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। रिटन स्टेटमेंट एक ऐसी लिखी हुई चीज़, एक ऐसी कॉपी, हार्ड कॉपी या हम कुछ भी कह सकते हैं, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, बट एक ऐसी चीज़, स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर, जो किसी के कैरेक्टर को बिल्ड करने में काम आता है। किस काम आता है? बिल्ड करने में। उसको डिमोरलाइज नहीं करते, हम बिल्ड करते हैं, रिकमेंड करते हैं। यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। वो किसको दिया जाता है? एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। तो ऐसे कौन एम्प्लॉयज़ है जिनको ये चीज़ दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? टेस्टिमोनियल कहते हैं, मेमोरेंडम कहते हैं, सर्टिफिकेट कहते हैं या लाइसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए और आंसर बताइए। प्लीज़ गिव मी द आंसर ऑफ टेस्टिमोनियल होगा, मेमोरेंडम होगा, सर्टिफिकेट होगा, लाइसेंस होगा। 14th क्वेश्चन का आंसर हमें जल्दी से देना है। चलिए जल्दी से हमें आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इज दैट टेस्टिमोनियल, इज दैट मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट और लाइसेंस? एक्चुअल में उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको सिनोनिम्स में बता देता हूँ। उसे हम रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं। रिकमेंड करने की बात करते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं कि हाँ, ही इज़ द पर्सन हु इज़ डूइंग वेरी हार्ड वर्क, आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में रिकमेंड करते हैं और रिकमेंडेशन लेटर फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह की बात करना क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं प्रशंसा पत्र। क्या कहते हैं इन हिंदी? प्रशंसा पत्र। दैट मीन्स टेस्टिमोनियल की बात कही है, रिकमेंडेशन लेटर की बात हमने या रिकमेंडेशन की बात हमने कही है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आपको बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हम कह रहे हैं क्या, इसके बारे में एक बार चेक कीजिए 15 क्वेश्चन और उसके बाद हम वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसके बारे में लास्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले हैं, सो दैट आप सभी बच्चों को वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए, समझ में आ जाए। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, एक व्यक्ति, एक ऐसा बंदा जो कभी भी गलतियाँ नहीं करता है, वो बिल्कुल अचूक होता है, उसका निशाना अचूक होता है। आर्चरी में जैसे कोई बहुत अच्छा परफेक्ट आर्चरी है, परफेक्ट आर्चरी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पैसिमिस्ट कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, इनफैलिबल कहते हैं, हिपोक्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक कीजिए और मुझे जल्दी से बताइए उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, एक व्यक्ति ऐसा जो कभी मिस्टेक नहीं करता। खैर ऐसा तो कोई बंदा ही नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता। भगवान ने भी मिस्टेक की और मिस्टेक की वजह से उन्हें ऐसे श्राप भी मिले हैं, अभिशाप भी मिले हैं। तो भगवान भी नहीं बचे इससे, तो कोई बंदा जो है वो कैसे मिस्टेक्स करना छोड़ सकता है? तो जल्दी से बताइए, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, एक व्यक्ति जो कभी गलतियाँ नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है? मेरे ख्याल से ऑप्टिमिस्ट होगा। क्या ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए? इज दैट ऑप्टिमिस्ट द राइट आंसर? चलिए चेक कीजिए और जल्दी से बताइए। मेरे ख्याल से आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या है? इनफैलेबल। इनफैलेबल का मतलब क्या है? एक्यूरेट, अचूक। क्या है ये रहा? इनफैलेबल। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं इसके आंसर भी हमें अच्छी तरह से आ गए। तो यहाँ तक की बात आपने सबने अच्छी तरह से समझ ली। अब विद इन 10 मिनट्स जो हमारे पास बचे हैं, उन 10 मिनट्स में हम क्या करने वाले हैं? उन सारी चीज़ों को सॉर्ट करेंगे। और देखिए आपको बोलना है, बोल करके आप क्विकली आप हमें आंसर करेंगे कि हाँ सर वी नो द आंसर्स। और जैसे जैसे मैं आपको स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा, मूव करूंगा, आप मुझे आंसर उसके जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वापस से स्टार्ट से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, उन क्वेश्चन के आप आंसर मुझे दीजिए। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या है वो? एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ सो दैट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
चलिए यहाँ इरेज किया है। अब आप चेक कीजिए यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ दिस डेब्ट, एक व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है कर्ज चुकाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं। तो बैंकरप्ट कौन है, तो आपने आंसर दे दिया बिल्कुल सही, इंसॉल्वेंट आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हमने आंसर देख लिया। अब चेक करते हैं वर्ड अटर्ड इम्प्रेसली अबाउट गॉड, तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए। तो आपको आंसर पहले से ही पता है, ये और कुछ नहीं ब्लिसफेमी है। क्या है, ब्लिसफेमी। तो इसे आप आंसर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पर ब्लिसफेमी आ गया। अ नंबर ऑफ शिप्स, तो शिप्स की बात कहिए तो आपको पता है आंसर विल बी फ्लीट। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए। वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, एक बंदा जो डिक्शनरी बनाता है, वर्ड यूनिट को फॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं। आंसर बताइए जल्दी से आंसर बताएंगे तो हमें काम हमारा इजीली हो जाएगा, टास्क हमारा इजीली हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर आना चाहिए लेक्सिकोग्राफर, तो लेक्सिकोग्राफर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन हमारे पास है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसका आना चाहिए आंसर एक ऐसी चीज़ जो हम लिक्विड फॉर्म में अनटैक करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोप्सी रिपोर्ट। क्या कहते हैं, बायोप्सी रिपोर्ट। तो हम यहाँ पर बायोप्सी को राइट करेंगे। चलिए अब चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। भैया जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपका। वेरी गुड, तो यहाँ पर आपको आंसर पता है, इसे हम क्या कहते हैं, पेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट्री कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन के लिए पहले से ही आपको सारी चीज़ दे रखी थी, इसे हम जल्दी से इरेज करते हैं और आपको आंसर पूछते हैं। जल्दी से आंसर बताइए। आपने आंसर दिया है यहाँ पर इमिग्रेंट, बिल्कुल सही है, ए, द राइट आंसर विल बी ए, इमिग्रेंट। तो यहाँ पर इमिग्रेंट की बात कही है हमने, यहाँ पर आपको क्लियर हो गई बात। चलिए तो देखिए आपको आंसर आ रहा है, याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलिए इसी तरह से हम आंसर को चेक करते हैं और आंसर जो है हमारा क्या होना चाहिए। यहाँ पर अ पर्सन इमिग्रेंट की बात कर ली। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एट्थ वाले क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन, यहाँ पर हम इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, खुद करने वाला व्यक्ति, वो और कहीं नहीं, वॉलेंटरली वर्क करता है। दैट मीन्स सी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट नाइन्थ क्या है, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी के लिए प्लेस जो है प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए उसे क्या कहते हैं। आपको आंसर पता है, यस, उसे कहते हैं असाइलम। और असाइलम का मतलब मेंटल असाइलम था। ये कब था, मैंने अगर आपको कहा है तो बताइए कि ये कब था। 1962, 1977, 1988, 1979, क्या था। तो 1977 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम असाइलम कहते थे, मेंटल असाइलम ये कब था, 1977 में। उसके बाद इसे बहुत समय बाद चेंज किया गया था। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं, यहाँ पर भी कुछ आंसर दिए होंगे, इन्हें हम इरेज कर देते हैं। चलिए आप आंसर दीजिए। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट, एक व्यक्ति जो गैम्बल करता है और बैट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पंटर। क्या कहते हैं माय डियर, पंटर कहते हैं। चलिए ये भी आपने आंसर दे दिया। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आंसर आपने पंटर देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसे हम चेक करें। यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैग का मतलब क्या बताया था हमने, पब्लिकेशन और जर्नलिज्म की बात हमने कही थी। ठीक है, तो हो सकता है कहीं पर क्लियर वॉइस ना आती हो या प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, बट आप उसे अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपके प्रोनाउंसिएशन में कहीं गलती नहीं आनी चाहिए। और आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैग का मतलब है यहाँ पर एक ऐसा आर्ट जो कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में चला करता है, वो बहुत अच्छी तरह से लिखा जाता है। इसे और कुछ नहीं, जर्नलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आपने जर्नलिज्म की बात कर ली। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिन्हें हमें चेक करना है और पता लगाना है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
एन अबैंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी, किसी को वो मिला है और उसे वो चारों तरफ इधर से उधर दौड़ता हुआ दिखाई देता था, जिसके पेरेंट्स का हमें नाम नहीं पता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सिबलिंग नहीं कहते, उसे हम फाउंडिंग की बात करते हैं, फाउंडिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या आना चाहिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक्स है, इन टेक्निकल मिस्टेक्स को प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये भी नहीं मानता है, जैसे आप नहीं मानते हैं कई बार, ये भी नहीं मानता है ना। तो इन छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने भी कुछ गलतियां आती होंगी और हमारे सामने भी कुछ गलतियां आती है। हो सकता है मुझसे बोलने में भी कहीं ना कहीं पर लैकिंग होते हैं, तो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी अभी लर्नर ही हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर फाउंडिंग का आंसर आ गया। 13th में क्या क्वेश्चन है और आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, एक ऐसा पार्ट जहाँ पर क्या कह रहे हैं, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, रिवर बैंक के किनारे या उसके बीच में कहीं पर ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उसे और क्या कहते हैं, उसे हम हिंटरलैंड कहते हैं। यानी कि ये यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, इसी तरह से यहाँ पर पीपल रहते हैं, तो इसे हिंटरलैंड कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे जो चले गए थे, स्किप मत कीजिए बेटा, आपको रेगुलर चीज़ों को देखना है। आप स्किप कर रहे हैं और मेरे सामने सारी चीज़ें आ रही है कि जो भी बच्चे यहाँ पर स्ट्रीमिंग में हैं, जुड़े हुए हैं, वो सारे बच्चे इसे पूरे प्रॉपरली देखें। वन वर्ड अगर आपने वापस प्रॉपरली नहीं देखा तो मैं आपको वापस नहीं पढ़ाने वाला। बेटा, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हो सकता है टेक्निकल एरर्स की वजह से दिक्कत आए, हो सकता है हम कहीं पर भी छोटी मोटी मिस्टेक कर दें, बट आप प्लीज़ उसे इग्नोर करके, अगर टेक्निकल मिस्टेक्स भी आती है, इग्नोर करके आप उसे लगातार देखते रहिए, चेक करते रहिए। तो यहाँ पर हमने हिंटरलैंड आंसर बता दिया है। 14th के अंदर आंसर क्या आना चाहिए। और रिटर्न स्टेटमेंट, एक ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट जो कि बताता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरह, जो आपको बताता है कि हाँ, ये बंदा जो है कुछ काम का है, ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके लिए मुझे किसी ने रिकमेंड किया है। हम भी डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे उदयपुर ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है कि भैया हमें डॉक्टर के बारे में बताइए कि बच्चों का डॉक्टर कहाँ मिलेगा, तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि देखिए, रवि भाटिया विल बी द राइट ऑप्शन, बच्चों के जो डॉक्टर हैं वो सबसे बेस्ट हैं। या कोई और डॉक्टर की बात करें तो हम रिकमेंड करते हैं। सबसे अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कहाँ पर होता है या सबसे अच्छी पढ़ाई कहाँ होती है, तो आपको पता है कहाँ होती है। तो ये चीज़ें जो है आपको रिकमेंड करती है, तो इसे कहते हैं टेस्टिमोनियल। क्या कहते हैं? टेस्टिमोनियल। तो यहाँ पर हमने देखा, इस कॉल्ड रिकमेंडेशन की बात कही हमने। प्रशंसा पत्र, आपको प्रशंसा पत्र मिलता है, एप्रिशिएशन मिलता है, डिलाइटनेस होती है आपको उसको पढ़ के कि योर वर्क इज़ सेटिस्फाइंग, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो आपने याद किया होगा वो है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, एक व्यक्ति जो कभी गलतियां नहीं करता, एक व्यक्ति जो कभी गलतियों का पुलिंदा नहीं बनता, उसे क्या कहते हैं? उसे और कुछ नहीं कहते, उसे कहते हैं इनफैलेबल। क्या कहते हैं? इनफैलेबल कहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर वापस से नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे। आई होप कि आप सभी बच्चे कल के सेशन में पूरे टाइम तक रहेंगे। अगर आज कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे। गुड बाय। थैंक यू।